નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આગળ સમાસના કેટલાક પ્રકારો જોયા હતા. એમાં વચમાં દ્વિગુ સમાસ હતો પણ મેં ના લીધો કારણ કે આપણે કર્મધાર્યની સાથે એક વિડીયોમાં મૂકી શકીએ એટલા માટે મેં દ્વિગુ સમાસ ના લીધો. એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. દ્વિગુ સમાસ બીજા નંબરે આવે એટલે બીજો જ નંબર એવું નહીં વિચારવાનું. આપણે પ્રકારો ગમે તે રીતે યાદ રાખી શકીએ. તો આજે આપણે ભણીએ સમાસની અંદર એક પ્રકાર દ્વિગુ સમાસ. जिस सामासिक शब्द यानी परिभाषा જોઈએ. जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्या सूचित करता हो उसे द्विगु समास कहते हैं. द्विगु समास यानी क्या? तो द्विगु यानी गुण, गुणी, गुण, बरोबर ना. द्विगु यानी गुण. तो द्विगुण कितने गुण? द्विगुण. द्विगुण यानी कि एक से ज्यादा गुण. तो जिसमें एक से ज्यादा गुण हो या एक से ज्यादा की संख्या का बताना हो तो उसे हम द्विगु समास. ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास. यानी कि गुण ही हो ऐसा नहीं. पंच तत्व, तो 5 तत्व, एक से ज्यादा गुण, एक से ज्यादा की गिनती. तो द्विगु समास हमें याद करना हो तो किस तरह से करेंगे? द्विगु समास यानी संख्यावाचक समास. आगे संख्या आती हो ऐसा समास, ऐसा याद करना हो तो किस तरह से करेंगे? तो द्विगु शब्द से गुण शब्द हम याद कर सकते हैं. गुण यानी संख्या, गुण यानी संख्या. इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं. ध्यान रखना, सब प्रकार इकट्ठे हो गए आपके मस्तिष्क में तब आप किसी प्रकार की व्याख्या भूल जाएंगे. और व्याख्या भूल जाएंगे तो प्रकार आपको याद आएंगे नहीं. तो याद रखना, द्विगु समास यानी कि गुण की बात हो रही हो. गुण यानी संख्या. तो संख्या सूचित करता हो ऐसा समास. प्रथम पद संख्या सूचित करता हो ऐसा समास. लेकिन याद रखना मित्र कि सभी संख्या सूचित करने वाले समास द्विगु समास होते नहीं है. वो हम बहुव्रीहि जब लेंगे, बहुव्रीहि का वीडियो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सभी संख्याएं द्विगु समास होती नहीं है. पर महत्तम 75% संख्या सूचित हो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं. तो देखते हैं आगे उसके उदाहरण. पंच तत्व यानी कि 5 तत्वों का समूह. यानी कि संख्या आ गई यहां पर संख्या आ गई तो यहां द्विगु समास हो गया. त्रिभुवन तो 3 भुवनों का समूह तो संख्या आ गई. त्रिभुवन 3, 5. सप्तर्षि तो 7 ऋषियों का समूह तो संख्या आ गई यहां पर सप्त. तो ये भी द्विगु समास. 2 पहरों का समूह तो यानी कि 2 पहर तो 2 यहाँ पर संख्या आ गई इसका समूह. अब आपके पाठ्य पुस्तक में कितने हैं उदाहरण? तो देखिए षड्यंत्र. षड्यंत्र એટલે 8 यंत्र. षड्यंत्र એટલે કે एक थी વધારે પડતા यंत्रों. तो षड शब्द भी यहाँ पर क्या है? संख्या है. नवग्रह, पंचायत, दुगुनी. पंचायत 5 पंचायत नहीं, 5 શું કહેવાય? 5 સરપંચો અથવા 5 લોકોને મળીને જે ન્યાય કરે એને શું કહેવાય? પંચાયત. દ્વિગુના, દુગુના તો દુ એનાની 2. ચોરાહા, ચોરાહા, ચોરાહા यानी कि 4. અને દુઅન્ની તો દુ એટલે 2. તો આવી સંખ્યાવાચક સંજ્ઞાઓ જે લાગે આગળ પદમાં, પ્રથમ પદમાં સંખ્યાવાચક હોય તો એવા સામાસિક શબ્દોને શું કહેવામાં આવે છે? દ્વિગુ સમાસ. હવે આપણે લઈશું કર્મધારય સમાસ. નમસ્કાર, આપણે આના વિડીયોમાં આપણે દ્વિગુ સમાસ ભણ્યા. હવે આપણે સમાસનો એક પ્રકાર બીજો કર્મધારય समास આપણે दृढ़ीकरण करीશું. कर्मधारय समास को पढ़ने से पहले, उसकी परिभाषा को हम दृढ़ीकरण करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हमें विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में हमें जानना जरूरी है.
तो विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम અને संज्ञाને विशेषण विशेष्य ना कहेवाय, पर जिसकी विशेषता बतानी हो वह विशेष्य है। यानी कि मेरी विशेषता बतानी हो, पेन की विशेषता बतानी हो, तो यह पेन शब्द विशेष्य बन गया। पेन कठिन है, कठिन विशेषण बन गई। तो इस तरह से विशेष्य इसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम। આપણે એમ તો કીધું કે આની વિશેષતા બતાવી છે, તો આપણે શું કીધું હતું સંજ્ઞામાં કે દુનિયાની તમામ વસ્તુઓનું કોઈ ના કોઈ નામ હોય, એની વિશેષતા પણ હોય। વિશેષણમાં પણ આપણે કીધું હતું, તો આપણને યાદ રહેવું જોઈએ વિશેષ્ય કોને કહેવાય અને વિશેષણ કોને કહેવાય। तो विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम। विशेषण किसे कहते हैं? तो क्या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, काला यह विशेषण है, घोड़ा यह संज्ञा है। देखिए ये घोड़ा क्या है? संज्ञा, यानी कि यह विशेष्य, और यह काला क्या है? यह विशेषण, यानी कि ये भी काला रंग तो है लेकिन ये भी एक संज्ञा तो है, लेकिन यह इस संज्ञा की विशेषता बताए इसलिए यह विशेषण बन जाती है, संज्ञा बनती नहीं। यहाँ पर काला है, काला रंग किसके आधार पर लिखा गया है? घोड़े के आधार पर, इसलिए वह विशेषण बन जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया होगा विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। હવે આગળ વિચાર જોઈએ આપણે કે વિશેષણ અને વિશેષ્ય વિશેની વાત કરીએ આપણે। હવે કર્મધારયની સમાસ, કર્મધારય સમાસની परिभाषा આપણે જોઈએ। तो कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण हो, पहला पद कैसा हो? विशेषण, यानी कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य। दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की जाए, या फिर जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास की फिर से व्याख्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। या जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की जाए, तुलना किसी के साथ तुलना की जाए या उसकी उपमा प्रकट की जाए, दमयंतीનું મુખ ચંદ્रमा જેવું છે એવી ઉપમા प्रकट की जाए, की गई हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसको हम हिंदी में हम बोले तो ऐसी उपमा प्रकट की गई हो, ऐसे शब्द समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। उदाहरण देखते हैं हम। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास यानी हमें किस तरह से पता चलेगा कि कर्मधारय समास में विशेषता और विशेष्य होती है, विशेषण और विशेष्य होता है। तो कर्म जिसके कर्म के आधार पर विशेषता हो, कर्म के आधार पर विशेषता, कर्म ही हमें विशेषता लाता है। हमारी विशेषता कौन लाता है? कर्म ही लाता है। तो इसके आधार पर इसका नाम दिया गया है, इस परिभाषा के आधार पर इसका नाम दिया गया है कर्मधारय समास। तो उसके उदाहरण देखते हैं। महाकवि, महान कवि, महाकवि तो महान कवि यह विशेषण है और ये विशेष्य है। सज्जन, सतजन तो यह जन यानी लोग, सत यानी साचो तो सतजन, तो सज्जन यानी सतजन तो सत ये શું છે? વિશેષણ છે, અને જન એ શું છે? વિશેષ્ય છે। ચરણ કમલ તો जिसके कमल, जिसके चरण कमल जैसे है वह, એમ આપણે વિચારીએ તો બહુવ્રીહી થઈ જશે। એટલે કેટલાક શબ્દો એવા પણ હોય કે જે બહુવ્રીહીમાં પણ આપણે એમાં કર્મધારયની જગ્યાએ બહુવ્રીહી પણ થતા હોય છે। એ આપણે બહુવ્રીહીનો ટોપિક એક આખો વિડિયો બનાવીશું અને એમાં
એક ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે બહુવ્રીહી કેવી રીતના આપણે લખવું. ધરતી માતા, ધરતી ही माता. पीतांबर, पीला अंबर. कैसा अंबर? तो के पीला अंबर. कुपोषण, पछी हमें इस तरह से ये दूसरे एक पाठ्य पुस्तक के आधार पर उदाहरण लिया गया है. क्षुधातुर, जीव जंतु, कुपोषण, अतिथि देव, परदेश, कारकमल, करकमल, महापंडित, भला बुरा. तो ये फिर से क्षुधातुर, जीव जंतु, कुपोषण, अतिथि देव, परदेश, करकमल, महापंडित अने भला बुरा. तो मैंने जो यहाँ पर जिसका मैंने विग्रह किया नहीं है, ऐसे हर वीडियो के नीचे कुछ ऐसे शब्द हो तो उसका विग्रह आपको करना है. मैंने आपको जो व्याकरण की बुक मैंने आपको पीडीएफ फाइल में दी गई है, उसमें सभी प्रकारों के सभी पाठ के उदाहरण दिए गए हैं. तो वह देखना, उसको पढ़ना, उसको सीखना की कोशिश करना, उसको दृढ़ीकरण करना, तो अवश्य आपको यह समास का प्रकार आपको आएगा. यह समास जीवन पर्यंत आपको याद रहे, इस तरह से आप दृढ़ीकरण कीजिएगा. ऐसा नहीं कि हम 10वीं कक्षा में ही आता है तो उसके आधार पर नहीं, जीवन पर्यंत यह प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भी होती है, उसमें भी यह कुछ 5 गुण या 2 गुण या 1 गुण के आधार पर समास भी आते हैं. हिंदी व्याकरण 5 गुण या 10 गुण का हिंदी भी आता है, तो उसके आधार पर भी हमें कुछ दृढ़ीकरण करना चाहिए. यह भूलना नहीं है. स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो. जय हिंद, जय भारत.